नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड मैटर्स के एक नए एपिसोड में। साथियों कि जैसा कि हमने अपने एपिसोड के शुरुआती इंट्रोडक्शन में कहा था कि इस एपिसोड का लक्ष्य जो हमारी टीचिंग्स है उससे संबंधित कुछ बातों को करने की है। और एक जो बदलाव नेशनल मेडिकल कमीशन ने किया है वो है कि जो मेडिकल की जो पूरी की पूरी करिकुलम है उसको बदलने की कोशिश की गई है, वो बदल दिया गया है ऐसा समझें। और जो 2019 बैच के छात्रों के साथ 2019 बैच के जो एंट्री हैं उनके साथ वो बदलाव प्रभावी हो गया। हम में से कई लोग जो पुरानी व्यवस्था से पास आउट किए हुए हैं और शिक्षक हैं, तो उन पे ये जिम्मेवारी है कि वो इस बदलाव को कैसे प्रभावशाली बनाएं। साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं और जिनका मेडिकल चिकित्सा शिक्षा से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि बदलाव जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ताकि वो समझ पाएँ कि ये जो समय है वो बदला है और जो हमारी जो जिम्मेवारियाँ हैं एज ए डॉक्टर उसके रोल्स जो हैं बदले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये आते हैं कि जो रोल्स की बात आती है कि एज ए मेडिकल प्रोफेशनल एज ए डॉक्टर जब आप पास करेंगे तो ये अपेक्षाएं क्या हैं ऑफ जिसको हम लोग कहते हैं IMG, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। साथियों, पहले के ज़माने में आमतौर पर जो अपेक्षाएं थी एक डॉक्टर से वो था केवल पेशेंट केयर करना, मतलब एज ए क्लिनिशियन आप काम करते थे। और क्लिनिशियन का क्या काम होता था? एक तो होता था थेराप्यूटिक, मतलब जो मरीज आया उसको अभी के जो लक्षण है उसके लिए करना। दूसरा था क्या? प्रिवेंटिव, ये जो तकलीफ हो गई वो आगे ना हो, बार बार ना हो, उसके लिए आप करते थे। अब उसमें जो 2-3 और कंपोनेंट जिस पे सरकार कोशिश कर रही है, जिस पे ज़्यादा ध्यान दें, ये जो हमारी जो चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है वो है रिहैबिलिटेटिव और प्रोमोटिव। आमतौर पर हम लोग जब मरीज और डॉक्टर की बात करते हैं तो हम लोग हेल्थ प्रमोशन की बात आमतौर पर नहीं करते। और आप देखेंगे कि जो बदलाव आया है बीमारियों के पैटर्न्स में, आज से कुछ साल पहले तक ज़्यादातर इन्फेक्शस डिजीजेज ही एक फिजिशियन को प्रभावित करते थे उनके पेशेंट्स के साथ डीलिंग में। धीरे धीरे इन्फेक्शंस के जो पैटर्न है वो चेंज हुए और जो ज़्यादातर जो चीज़ें डॉक्टरी पेशा में मरीज और डॉक्टर के बीच आते हैं वो है लाइफस्टाइल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि डॉक्टर्स जो हैं केवल मरीज के सिम्टम्स और रोग के निदान तक ही सीमित न रहें, बल्कि उसके प्रोमोटिव एस्पेक्ट की भी बात करें कि कैसे लाइफस्टाइल को बदल के बहुत हद तक चीज़ों में सुधार लाया जा सकता है दवाओं के साथ साथ। एक तो हो गया क्लिनिशियंस का रोल, ये पारंपरिक तौर पे चला आ रहा है, शायद बहुत सारे डॉक्टर इसको करते भी होंगे, लेकिन नई जो हमारी जो करिकुलम है उसमें इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देने की वकालत की गई है। एक जो दूसरी चीज़ जो की गई है, जो बदलाव जो हमारे रोल्स में है, उसको कहते हैं कम्युनिकेटर। आमतौर पर इस बात की बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मरीज से अच्छा संवाद स्थापित नहीं करते। और इसके पीछे एक जो वजह जान पाई गई कि कहीं भी हमने मेडिकल के पुराने करिकुलम में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट करने की कोई बात नहीं थी। और फिर जब आप पास करके निकलते हो तो आपकी जैसी प्रवृत्ति रही, आप जैसे लोगों से मिले जुले और आपने जो देखा उसी के हिसाब से आप एक कम्युनिकेशन करने की आपकी शैली बन जाती है। लेकिन नई चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था में इस बात पे अलग से जोर दिया गया है कि कम्युनिकेशन जो है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, क्योंकि डॉक्टर्स जो होता है केवल मरीज से संवाद नहीं करता, डॉक्टर अपने अनुभवों का, अपने चीज़ों का वो समाज से भी संवाद करता है। कई बार हम सब लोकल कम्युनिटी में जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें अलग अलग संस्थाएं बुलाती है। तो ऐसे में हमारा जो तीसरा रोल हो जाता है एक क्लिनिशियन कम्युनिकेटर के अलावे, उसको कहते हैं लीडर। क्योंकि आप लीडर हैं, स्वास्थ्य की जब बात आती है तो लीडर हम सब हैं।
हम जहाँ भी काम कर रहे हो, अपने छोटे कस्बे में काम कर रहे हो, हम शहर में काम कर रहे हो, हम जिस विधा में काम कर रहे हो, हमारा अनुभव हमें उस विधा में, उस जगह पे लीडर बनाता है। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स के रोल्स को जब बात करते हैं तो क्लिनिशियन की भी बात होती है, एज ए कम्युनिकेटर की भी बात होती है, एज ए लीडर की भी बात होती है। उसके अलावा जो और चीज़ें आती है वो बोलते हैं उसको टीम वर्क। तो लीडर दो तरीके से हो सकते हैं। एक, आप समाज में लीडिंग की बात करते हैं, बीमारियों के और बचाव की और उसके इलाज की जहाँ तक बात आती है। और जो दूसरी लीडर की बात आती है, ऐसा महसूस किया गया कि जो डॉक्टरी पेशा है वो केवल एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी एक सिस्टम है। आप कहीं भी काम करते हो, चाहे वो आप अपनी निजी क्लिनिक चलाते हो छोटा सा, या आप सरकारी व्यवस्था में हो, या आप कॉर्पोरेट में हो, या अपना छोटा अस्पताल चलाते हो, आप जो भी करते हो एक टीम है। आप डॉक्टर होंगे तो आपके एक असिस्टेंट हो सकते हैं, एक नर्स हो सकते हैं, आप ऑपरेशन में जाएंगे तो आपके ओटी स्टाफ हो सकते हैं। जो दिक्कत महसूस आती है, अक्सर जो देखा गया है कि जो डॉक्टर पास कर जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग में कहीं भी ये हिस्सा नहीं रहा है कि हाउ द टीम फंक्शंस। एक जो समूह होता है उसमें रोल्स कैसे होते हैं, कौन सा व्यक्ति जो है एक लीडर के रोल में होगा, दूसरे जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या दायरे सीमित हैं, डॉक्टर्स के उस टीम में क्या रोल्स होंगे, नर्स के क्या रोल होंगे, सोशल वर्कर के क्या रोल होंगे, फार्मेसी के क्या रोल होंगे। क्योंकि ये कभी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा नहीं, तो नई जो करिकुलम में है उसमें टीम वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की गई है। और एक जो और बात जिस पे ध्यान देने की कोशिश की गई है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम सब जानते हैं कि एज ए डॉक्टर चूँकि चुनौतियाँ बदलते रहती हैं, समय बदलते रहता है, और हम में से ज़्यादातर लोग विभिन्न विभिन्न माध्यमों से अपनी जो विधा है, अपनी जो कुशलता है, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कभी भी इस बात पे एक खास जोर दे के नहीं कहा गया कि डॉक्टर्स को इसको करना है। तो नई जो करिकुलम है उसमें डॉक्टर्स के रोल को थोड़ा सा और व्यापक बनाने की कोशिश की गई है, ताकि ट्रेनिंग के समय से ही आपके दिमाग में ये बात रहे कि आपका काम केवल मरीज देखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप समाज के भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लीडर बनेंगे, आप एक टीम के साथ काम करेंगे, आपको व्यवहार कुशल बनना है। तो जो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए वो केवल विषय में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो व्यवहारिक कुशलता, संवाद कुशलता, मैनेजमेंट की कुशलता, इन सबों में होनी चाहिए। और इसी के मद्देनज़र जो हमारे करिकुलम, जो नई करिकुलम है, उसमें बहुत स्तर पे बदलाव किए गए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ 8 कॉम मॉड्यूल, जिसको कहते हैं एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड एथिक्स की बात की गई है। और हर एक जो एमबीबीएस है उसमें इसके उनकी जिस तरह से जैसे जैसे एमबीबीएस के बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनके सोच में जो है बदलाव लाने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से मॉड्यूल्स बनाए गए हैं कि फर्स्ट प्रोफेशनल्स के में किस तरह के एटीट्यूड कम्युनिकेशंस के इशूज आएंगे। जब वो फर्स्ट प्रोफेशनल पास करके सेकंड प्रोफेशनल में जाएंगे तो वो वार्ड में जाना शुरू करेंगे, तो उनके क्या बदलाव, उनके किस तरह से जो है एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन में जो एक 8 कॉम मॉड्यूल के रूप में लाया गया है। एक जो दूसरा बदलाव लाया गया है वो उसको कहते हैं अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। आमतौर पर पहले जो होता था कि फर्स्ट एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद आप सेकेंड एमबीबीएस से आपकी वार्ड टीचिंग शुरू होती थी। अब जो इन्होंने कोशिश किया है कि अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर हम शुरू से ही लेके आए। और लेके आने के पीछे वजह क्या है कि जो पूरे के पूरे जो कोर्स है उसको इस तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है कि पहले आप क्या होता था कि आप थ्योरी पढ़ते थे फर्स्ट एमबीबीएस में, सेकेंड एमबीबीएस में जाके आप फिर मरीज देखते थे, तब तक शायद जो थ्योरी पढ़े हैं वो आप बहुत हद तक भूल जाते थे। फिर आप जब फिर से थ्योरी पढ़ना पड़ता था तो बहुत सारा हमारा समय ऐसे में जो है वेस्ट होता था, और जो कोर्स है वो दिन पर दिन व्यापक होता जा रहा है, भास्ट होता जा रहा है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि शुरू से जो लर्निंग हो वो जो हो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो, बजाय इसके कि हम थ्योरी पहले पढ़ें फिर प्रॉब्लम में जाएं फिर आएँ। ऐसे में कई बार आपकी जो रिटेंशन क्षमता होती है वो नहीं होती। तो ये कोशिश की जा रही है कि शुरू से ही जो पढ़ाई हो वो एक प्रॉब्लम बेस्ड हो,
और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जब होएगी तो आप ऐसे समझिए कि इंटीग्रेशन की बात की गई है। फर्ज करिए कि आप एनाटॉमी के एक टॉपिक को पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप थायराइड की बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ थायराइड। तो कई बार क्या होता था कि आप थायराइड पढ़ाए, आप फिर पढ़े, एग्जाम दिए, भूल गए। फिर जब आप मेडिसिन में आएंगे तो आप फिर थायराइड पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में जाएंगे तो फिर थायराइड पढ़ेंगे। अभी जो कोशिश की गई कि शुरू से ही जो ट्रेनिंग है, जो करिकुलम, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, और इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात है उसमें मतलब एक ही जो प्रोफेशनल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक साथ टीचिंग की बात हो गई। जैसे फर्ज करिए कि आपने थायराइड की एनाटॉमी पढ़ाई, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से बोलेंगे कि थायराइड की फिजियोलॉजी पढ़ाएं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को बोलेंगे कि हम थायराइड फंक्शन टेस्ट पढ़ाएं, कैसे करते हैं। और हम वर्टिकल इंटीग्रेशन भी करने की बात है कि हम उसी समय मेडिसिन के भी डॉक्टर्स को अलग बुला के बोलेंगे कि आप इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को बताएं। तो एक साथ जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो जो हमारा जो मेमोरी है, हमारा रिटेंशन जो है, उसके ज़्यादा अच्छे रहने की संभावना रहती है। और अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर का जो कंसेप्ट दिया गया है उसमें ये कोशिश की गई है कि आप फर्स्ट ईयर से ही आप जाके फर्स्ट ईयर में आपको मरीज नहीं देखना है, लेकिन आप जाके एक्सपोजर लें, 1 महीने में आप एक्सपोजर लें कि मरीज और डॉक्टर के बीच का जो संबंध है वो कैसा होता है, ताकि आप पहले ईयर से ही आप एक अपने आप को इस तरह से अट्यून कर सकें कि कैसे इंटरेक्शंस होता है। सिस्टम्स को देखने की बात है कि कम्युनिटी केयर सेंटर पे जाके आप देखें कि किस तरह से कम्युनिटी सेंटर्स फंक्शन करती है। ऐसा करने से शायद जब आपके प्राइमिंग हो जाती है, आपके ब्रेन की जब माइंड की प्राइमिंग पहले ईयर से ही हो जाती है, तो आप ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड होते हो। और साथ ही साथ जब आपको एटीट्यूड्स की, एथिक्स की, कम्युनिकेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे भी आपकी व्यवहारिक कुशलता, टीम कुशलता में निश्चित तौर पे इजाफा होने की संभावना बनी रहती है। और जब आप इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण करते हैं, आप अप्लाइड एस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, आप प्रॉब्लम से थ्योरी पे आते हैं, ना कि थ्योरी से प्रॉब्लम में जाते हैं। एक और जो बदलाव किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं एलेक्टिव्स। आमतौर पे इसको रखा गया है थर्ड प्रोफेशनल और फोर्थ प्रोफेशनल के बीच में 2 महीने का पीरियड है, जिसको एलेक्टिव्स का नाम दिया है। एलेक्टिव्स का मतलब है कि ये एक आपको एक वाइडर अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसा देखा जाता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई और कोर्स और एग्ज़ाम और पास करने के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनका व्यापक नज़रिया नहीं आता, या कई बार उन्हें नज़रिया आता भी है तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते कि कैसे अपने उन सोचों को, उन ख्यालों को थोड़ा और विस्तार देकर देख सके कि उनके लिए क्या सही क्या गलत है। तो ये जो 2 महीने का इलेक्टिव्स है, इसमें बहुत व्यापक चॉइसेस दिए गए हैं, जहाँ पे आप चाहें तो डिपार्टमेंट के लेवल पे छोटे मोटे रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें तो समाज सेवा का भी काम कर सकते हैं। जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता हो या ना भी हो, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर में ये चीज़ बहुत पहले से लागू थी, जहाँ पे छात्रों को ब्रेक के समय कुछ न कुछ समाज से जुड़े कार्य करने होते थे। कई बार छात्र आसपास के गांव में जाके मरीजों से जानकारियां लेते हैं उनके बारे में, कई बार उन्हें रोड निर्माण का भी कार्य दिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि जब हम समाज से जुड़ते हैं तो हम समाज के तकलीफ़ों से ज़्यादा बेहतर तरीके से रूबरू हो सकते हैं। ऐसे में इलेक्टिव्स जो बनाया गया 2 महीने का, इसको शॉर्ट इलेक्टिव्स करके भी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी चीज़ें मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ बनाया गया है, और इसकी अपनी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन ये एक सोच बहुत अच्छी है। एक और जो बदलाव इस पूरे करिकुलम में किया गया है कि जो असेसमेंट है हमारा, पहले क्या होता था कि आमतौर पे आप एग्ज़ाम देते थे तो वही असेसमेंट होता था, उसको हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि असेसमेंट जो हो फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि आप रोज़ रोज़ के हिसाब से आप असेसमेंट करें, और इसमें है कि आपने कोई चीज़ कैसा प्रेजेंट किया, आपने ग्रुप में कैसा भाग लिया। तो ये असेसमेंट जो बदला गया है, इसके पहले की बात करें तो हमारी पढ़ाई की शैली में भी बदलाव करने की बात की गई है। बदलाव क्या किया गया है कि पहले जो पढ़ाई होती थी वो लेक्चर्स के फॉर्म में होती थी। टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे, आपको कितना याद रहा नहीं रहा आप भूल गए। फिर जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे आप फिर से वही चीज़ पढ़ने लगेगी, पेशेंट के साथ जा रहे हैं, फिर से आपको किताब पलटने की जरूरत पड़ेगी।
अब जो करिकुलम है उसमें व्यापक बदलाव किया है। इसमें ये बताया गया है कि आपको जितने भी, आप जिस विषय में भी पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपको जितने भी समय दिए गए हैं, फर्ज करिए कि मुझे 25 क्लास दिया गया साइकेट्री में पढ़ाने को, तो इसका 1/3 ही लेक्चर के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब 8 क्लास से ज़्यादा मैं लेक्चर के फॉर्म में नहीं ले सकता। तो बाकी जो 2/3 के हमारे क्लास होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? बाकी के 2/3 के क्लास हमारे अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। वो स्मॉल ग्रुप्स की बात हो रही है कि आप छात्रों को ग्रुप्स में बांट दें और ग्रुप्स में बांट के उन्हें कोई प्रॉब्लम दे दें, उन्हें बोलें कि आप इसको सॉल्व करें, एक दूसरा ग्रुप उसको सॉल्व करेगा, तीसरा ग्रुप उसको सॉल्व करेगा और फिर ग्रुप आके प्रेजेंट करेगा उस टॉपिक को और आप उससे सीखेंगे। तो जब आप खुद करके सीखते हैं तो इससे आपकी सोच विकसित होती है, क्योंकि आप एक ग्रुप में बैठेंगे, कोई कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा, कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा, कोई अलग समाधान बताएगा। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके बीच आपसी समन्वय बढ़ने की संभावना रहती है। ग्रुप में काम करने की क्या चुनौतियां होती हैं, किस तरह से ग्रुप में टकराव होता है, किस तरह से उनकी उलझने होती है, उसमें बदलाव, उससे आप सीखते हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप एक डॉक्टर भी होते हैं, आप एक ग्रुप के साथ काम करते हैं, आप मरीजों के साथ काम करते हैं, तो इसकी जो अंतर्द्वंद होती है, इसकी जो चुनौतियाँ होती हैं, इसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, वो आपका माइंड पहले से ही उसके हिसाब से एडजस्टेड होता है। तो 2/3 में कुछ आप ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात है, कुछ जो है सिंपोजियम के फॉर्म में बात है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने हैं, स्टूडेंट सेमिनार की बात है। अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने की बात कही गई। इंटर्नशिप को भी चेंज करने की बात कही गई कि इंटर्नशिप अब वो करिकुलम का ही हिस्सा है और जो इंटर्नशिप में जो आप सीखेंगे उसको स्पेसिफाई करने की बात की गई है कि बेसिक एसेंशियल स्किल्स बना दी गई कि एक डॉक्टर, एक इंटर्न को कम से कम इतनी चीज़ें आनी चाहिए, तभी वो इंटर्नशिप में क्वालिफाइड कहलाएगा, नहीं तो उसकी इंटर्नशिप लंबी खींचती जाएगी और वो 1 साल, जरूरी नहीं कि 1 ही साल में कर ले। अगर लगता है विभाग को कि इंटर्नशिप इनकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो इसे 2 साल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ और इनोवेटिव टेक्निक्स की जो बात की गई है वो कही गई मेंटोरिंग की बात। आमतौर पर साथियों मेंटोरिंग का जो कंसेप्ट है, जब मैं विदेश में काम करता था तो वहाँ मेंटोरिंग की कंसेप्ट बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू होता था, जहाँ पे छात्रों को मेंटोर्स दिए जाते थे कि ये टीचर्स आपके मेंटोरिंग का काम करेंगे। आमतौर पर जब हम लोग भारत में पढ़ाई कर रहे थे तो मेंटोरिंग की सुविधा बहुत ही कुछ छात्रों को होती थी, खासकर शायद हमारे शिक्षक जो रहे हैं उन्हें लगा कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, इनमें प्रतिभा है आगे बढ़ने की, तो उन्हें खुद बुलाकर टीचर बोलते थे कि आइए आप हमारे साथ बैठिए, बात करिए, हमारे क्लिनिक में आइए, हमारे ओटी में असिस्ट करिए, क्योंकि उनमें लगता था कि उनमें प्रतिभा है, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब जो बात है वो मेंटरिंग की बात ऐसे नहीं है कि आपकी चॉइस है। करिकुलम कहती है कि हर एक छात्र को मेंटर्स होने चाहिए जो बच्चों से न केवल सब्जेक्ट की बात करेंगे बल्कि उनके आम जीवन की कठिनाइयों की भी बात करेंगे और उनमें एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। इससे ये फायदा उम्मीद की जा रही है कि इससे छात्रों की जो आम जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, उनके अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं, उसको वो शायद साझा कर सकें। साथियों सारी कवायद बहुत अच्छी प्रतीत होती है, पर जो चुनौतियाँ एज ए मेडिकल टीचर मैं आपको बताऊँ तो चुनौतियाँ ये हैं कि जो व्यवस्था है, जब आप व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करते हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या व्यवस्था इतनी परिपक्व है कि इस पूरे आमूल चूल परिवर्तन को अच्छे से हम लागू कर पाएँ। साथियों जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि कितने हमारे साथी जो मेडिकल कॉलेज में हैं उन्हें इन सारी बदलावों के बारे में जानकारी है, और बदलाव की जानकारी अपने माइंड तक लेने के बाद जो हमारा रोल चेंज हो जाता है, आप लेक्चर से फिर आप ग्रुप में जाने की कोशिश करते हैं, आपके असेसमेंट का तरीका बदलता है, पूरी की पूरी बदलाव जो आती है इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे चिकित्सक शिक्षकों के लिए कि कैसे हम इस बदलाव में खुद को ढाल सकें। दूसरी जो चीज़ें हैं साथियों कि
एनएमसी ने 1-2-3 दिन की ट्रेनिंग दे के सर्टिफाई कर दिया कि आपको ये बदलाव की जानकारी हमने दे दी, अब आप करो। उसका फॉलो अप्स जो है वो नहीं हो पा रहा है कि कितना आप कर पा रहे हैं, कितनी कठिनाइयाँ हैं, उसमें आपकी क्या मदद कर सकते। एक और जो इशू है कि कई बार छात्र जो आते हैं वो उन्हें भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती, वो तो व्यवस्था उन्हें जो देती है आप उन्हें लेते हो। ऐसी स्थितियों में जो खतरे रहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब समझें कि जो सेंटर्स, जो इंस्टीट्यूट जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, स्वाभाविक रूप से वो ज़्यादा अच्छे से इस बदलाव को ले पाएंगे, और जो इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे, जो कॉलेजेस जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं, उनमें ये बदलाव उतना प्रभावी रूप से लागू करने में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एनएमसी ने इस बदलाव के लिए एक फ्लेक्सिबल नज़रिया अपनाया है। वो रिजिड नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एकदम से करना ही करना है, लेकिन करने की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथियों, ये जो मैंने आज के एपिसोड में इन बातों को साझा किया, मकसद बस इतना ही है। जब आप पढ़ते हैं कई बार तो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लगता है। मेरी कोशिश है कि बस इसको सरल भाषा में, छोटे समय में जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो बहुत दिमाग पे जोर नहीं पड़ता, ताकि आप एक नज़रिया जो है हमारा एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट, इन चीज़ों को समझें और इस दिशा में आइए हम सब मिलकर प्रयास करें। एक बेहतर मेडिकल व्यवस्था जो जनता के लिए हो, जो जनता को समर्पित हो और हमारे आपके खुद के बेहतरी के लिए भी हो, हम सब मिलकर प्रयास करें। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और बातों के साथ आपसे मिलेंगे। आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।